नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। वक्त हो चला है सुपरफास्ट 100 का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को वर्चुअल कार्यक्रम के जरिए मध्य प्रदेश के हरदा जिले के स्वामित्व योजना के लाभार्थियों से बातचीत की। इस अवसर पर उन्होंने 19 जिलों के 3000 गांवों में 1,71,000 लाभार्थियों को ई प्रॉपर्टी कार्ड वितरित किए। वहीं पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि मध्य प्रदेश के 3000 गांवों के 1,70,000 से ज्यादा परिवारों को मिला प्रॉपर्टी कार्ड उनकी समृद्धि का साथी बनेगा। ये लोग डिजी लॉकर के माध्यम से अपने मोबाइल पर अपना प्रॉपर्टी कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। वहीं पीएम मोदी ने कहा कि स्वामित्व योजना सिर्फ कानूनी दस्तावेज देने की योजना भर नहीं है, बल्कि ये आधुनिक टेक्नोलॉजी से देश के गांवों में विकास और विश्वास का नया मंत्र भी है। वहीं लखीमपुर खीरी कांड पर सियासी जंग के बीच योगी सरकार ने राजनीतिक दलों को लखीमपुर खीरी जाने की इजाजत दे दी है। किसी भी पार्टी के 5-5 लोग लखीमपुर खीरी जा सकते हैं। मोदी कैबिनेट ने कपड़ा उद्योग के लिए बजट में घोषित मित्रा स्कीम पर मुहर लगा दी है। इस स्कीम के तहत पूरे देश में 7 मेगा टेक्सटाइल इन्वेस्टमेंट पार्क तैयार किए जाएंगे। वहीं पीयूष गोयल ने कहा कि इस पार्क के तैयार होने पर 7 लाख डायरेक्ट और 14 लाख इनडायरेक्ट रोजगार पैदा होंगे। वहीं अनुराग ठाकुर ने बताया कि नॉन गैजेटेड रेलवे कर्मचारियों को 78 दिन का बोनस भी दिया जाएगा। अनुराग ठाकुर ने कहा कि पिछले कोविड के समय से लेकर अब तक लगातार बड़े रिफॉर्म्स देश भर में आए और नए नए सेक्टर को भी खोला गया। वहीं सुप्रीम कोर्ट एक बार फिर पटाखों के इस्तेमाल को लेकर सख्त हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम जश्न मनाने के लिए खिलाफ नहीं है, लेकिन ये दूसरों की जान की कीमत पर नहीं हो सकता। पटाखों पर प्रतिबंध के बावजूद इसके इस्तेमाल पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे देश में मुख्य समस्या आदेशों को लागू करने की है। वहीं जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस एएस बोपन्ना की बेंच ने सुनवाई करते हुए कहा कि उत्सव दूसरों की जान की कीमत पर नहीं हो सकता। हम जश्न मनाने के खिलाफ नहीं हैं। वहीं राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर योगी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कुछ समय से हिंदुस्तान के किसानों पर सरकार का आक्रमण हो रहा है और जीप से किसानों को कुचला जा रहा है। उन्होंने कहा कि यूपी में किसानों को मारा जा रहा है और कोई सुध लेने वाला नहीं है। राहुल गांधी ने कहा कि पहले भारत में लोकतंत्र हुआ करता था, लेकिन अब यहां तानाशाही है। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लखीमपुर खीरी की घटना को निंदनीय बताया। उन्होंने कहा कि मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि एक तरफ देश में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और दूसरी ओर किसानों को कुचला जा रहा है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आज सिस्टम कह रहा है कि मंत्री का बेटा उस कार में नहीं था, कल सिस्टम कहेगा कि वह कार भी नहीं थी। वहीं गृह मंत्री अनिल विज ने राहुल गांधी के लखीमपुर पर दिए बयान पर पलटवार किया है। अनिल विज ने राहुल गांधी को नसीहत देते हुए कहा कि उन्हें अच्छे नागरिक की तरह जिम्मेदारी पूर्वक बयान देने चाहिए। वहीं दीपेंद्र हुड्डा को हिरासत में ले जाने पर विज ने कहा कि विपक्षियों को इस मामले को तूल देकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यह समय चीजों को शांत करने का है, भड़काने का नहीं। वहीं हरियाणा यूपी एक्सप्रेसवे पर पुलिस द्वारा नाकाबंदी की गई है। हरियाणा पंजाब की तरफ से आने वाले वाहनों की चेकिंग की जा रही है। बताया जा रहा है कि विपक्षी दलों के लखीमपुर पहुंचने की संभावना को देखते हुए चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है।
वहीं पेट्रोल डीजल के दामों में एक बार फिर बुधवार को बढ़ोतरी देखने को मिली। दिल्ली में 30 पैसे बढ़त के बाद पेट्रोल के रेट 102 रुपए 94 पैसे प्रति लीटर पर पहुंच गए हैं। वहीं डीजल के दाम 35 पैसे बढ़कर 91 रुपए 42 पैसे प्रति लीटर हो गया है। वहीं मुंबई में पेट्रोल के रेट 108 रुपए 96 पैसे प्रति लीटर पर पहुंच गए हैं, जबकि डीजल के रेट 37 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी के बाद 99 रुपए 17 पैसे प्रति लीटर हो गए हैं। वहीं घरेलू गैस सिलेंडरों के दामों में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है। बुधवार को घरेलू गैस सिलेंडर के दाम 15 रुपए बढ़े। अब दिल्ली में एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम 899.50 रुपए प्रति सिलेंडर हो गए। वहीं पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों के बीच घरेलू गैस सिलेंडर के बढ़ते हुए दामों ने आम आदमी को बड़ा झटका दिया है। इस साल रसोई गैस सिलेंडर के दाम 250 रुपए के करीब बढ़े हैं। वहीं इलाहाबाद विधानसभा उपचुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष ढंग से संपन्न करवाने के लिए सुरक्षा बलों ने विधानसभा क्षेत्र के कई गांवों और शहर के मुख्य बाजारों में फ्लैग मार्च किया। इस दौरान फ्लैग मार्च में पैरामिलिट्री फोर्स की 5 टुकड़ियों के जवानों के साथ प्रदेश पुलिस के डीएसपी समेत दर्जनों पुलिसकर्मियों ने भी हिस्सा लिया। जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अर्पित जैन ने कहा कि संविधान के अनुसार सभी को अपनी बात रखने का और विरोध करने का अधिकार है। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने मंगलवार को बहल की मार्केट कार्यालय में रिकॉर्ड का निरीक्षण किया। उन्होंने फसल ऑनलाइन पंजीकरण की भी जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं के बलबूते ही बीजेपी विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है। उन्होंने ये भी कहा कि विपक्ष को सरकार की योजनाओं के जरिए जवाब दिया जाना चाहिए। वहीं कृषि मंत्री जेपी दलाल ने बताया कि प्रदेश सरकार ने देश में सबसे ज्यादा गन्ने का भाव दिया है, सबसे ज्यादा फसल खरीद की है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की नीतियों से किसान तो खुश है, लेकिन विपक्ष को यह सब रास नहीं आ रहा और विपक्ष किसानों को भ्रमित कर रहा है। वहीं पंचकुला में मंगलवार को विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने सिविल अस्पताल सेक्टर 6 के परिसर में मलेरिया कार्यालय और मदर एंड चाइल्ड केयर अस्पताल प्रखंड का भूमि पूजन किया। इसी के साथ ही इस दौरान उन्होंने हेल्थ केयर वर्कर्स और पैरामेडिकल स्टाफ को उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इस मौके पर ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि पंचकुला के लिए एक दिन महत्वपूर्ण है, जब स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में एक साथ 2 नए आयाम स्थापित हुए हैं। वहीं इलाहाबाद उपचुनाव को लेकर 8 अक्टूबर तक नामांकन प्रक्रिया जारी रहेगी। 5 दिनों में अब तक कोई भी नामांकन दाखिल नहीं किया गया है। वहीं जिला निर्वाचन अधिकारी अनीश यादव ने बताया कि इलाहाबाद उपचुनाव को पूरी पारदर्शिता के साथ संपन्न करवाया जाएगा, जिसके लिए सिरसा प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने बताया कि किसान संगठनों को देखते हुए दौरे को लेकर प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। कोविड नियमों के पालना के निर्देश सभी पार्टियों को दिए गए हैं। वहीं इलाहाबाद विधानसभा उपचुनाव की घोषणा होने के बाद शहर में आचार संहिता लागू की गई है। इसके साथ ही चुनाव को देखते हुए प्रशासन भी अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है। इलाहाबाद विधानसभा के उपचुनाव में इस बार कुल 1,86,000 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। वहीं सोनीपत में बारिश से खराब हुई फसलों की स्पेशल गिरदावरी का काम शुरू कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि स्पेशल गिरदावरी कपास और मूंग की जा रही है। वहीं सोनीपत से लखीमपुर जा रहे किसानों को पुलिस ने केजीपी पर रोक लिया। इस दौरान पुलिस द्वारा किसानों से पूछताछ की गई। इसके साथ ही उनकी गाड़ी का नंबर और नाम लिखकर आगे जाने दिया गया। बताया जा रहा है कि सुरक्षा और शांति व्यवस्था को देखते हुए ऐसा किया जा रहा है। किसानों का आरोप है कि पुलिस उन्हें आगे नहीं जाने दे रही है।
जबकि वो अपने परिजन के अंतिम संस्कार में जा रहे हैं। वहीं भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश उपाध्यक्ष सत्यपाल नरवाल ने बताया कि किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए यह सब किया जा रहा है, लेकिन वह रुकने वाले नहीं हैं। बल्लभगढ़ की अनाज मंडी में धान की खरीद नहीं होने से किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। मंडी प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि अभी तक कोई भी एजेंसी फसल खरीद के लिए नहीं पहुंची है। मंडी अधिकारी ने बताया कि गेट पास बनाने के बाद धान को मंडी में रखवाया जा रहा है। अभी तक 150 क्विंटल से ज्यादा धान मंडी में आ चुकी है। वहीं गुरुग्राम में हर बार की तरह इस बार भी नवरात्र को लेकर बाजारों में रौनक है। नवरात्रों को लेकर माता शीतला मंदिर में सुरक्षा और सुविधा के पूरे इंतजाम किए गए हैं। कुरुक्षेत्र में धान से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली में हाई टेंशन तार की चपेट में आने से आग लग गई। इस हादसे में ट्रैक्टर ट्रॉली चालक बाल बाल बचा। वहीं सोनीपत की जूनियर कुश्ती खिलाड़ी बिपाशा ने जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतकर प्रदेश और सोनीपत का नाम रोशन किया। मेडल जीतने की खुशी में ग्रामीणों ने युद्धवीर अखाड़े में एक सम्मान समारोह आयोजित कर बेटी का जोरदार स्वागत किया। इस दौरान बिपाशा ने बताया कि उनका पहला मुकाबला मंगोलिया से हुआ था, जिसमें उन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। वहीं झज्जर में बर्खास्त पीटीआई शिक्षकों ने लघु सचिवालय पर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान शिक्षकों ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। बताया जा रहा है कि शिक्षक 479 दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि कोरोना के बढ़ते प्रकोप के चलते कुछ दिन के लिए धरना स्थगित कर दिया गया था, लेकिन जैसे ही कोरोना का प्रकोप कम हुआ, शिक्षकों ने दोबारा से अपना धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। शिक्षकों का कहना है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बड़ौदा उपचुनाव के दौरान बर्खास्तगी पीटीआई शिक्षकों से यह वादा किया था कि उनका चूल्हा नहीं बुझने दिया जाएगा, लेकिन 1 साल बाद भी सीएम मनोहर लाल ने उनकी कोई सुध नहीं ली। वहीं गोहाना के एसडीएम ऑफिस के बाहर आंगनबाड़ी वर्कर और हेल्पर यूनियन के सदस्यों ने मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया। वहीं आंगनबाड़ी कर्मचारियों ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं की जाती, तब तक उनका धरना जारी रहेगा। वहीं खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने धान खरीद पर जानकारी देते हुए बताया कि अभी तक ई खरीद पोर्टल से 3,60,000 टन धान के गेट पास जारी किए जा चुके हैं। गोहाना के आसपास के गांवों में बारिश का पानी किसानों के खेतों में खड़ा हुआ है, जिसके चलते किसानों की फसल खराब हो गई है। किसानों ने सरकार से मुआवजे की मांग की है। वहीं फतेहाबाद में मंगलवार को ई दिशा केंद्र के कंप्यूटर ऑपरेटर अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर रहे, जिसके कारण ड्राइविंग लाइसेंस रजिस्ट्री संबंधित काम कराने आए लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। भवानीखेड़ा के तहसील कार्यालय में भी मंगलवार को कंप्यूटर ऑपरेटर हड़ताल पर रहे, जिसके कारण तहसील कार्यालय में लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं प्रदेश की मंडियों में फसलों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर शुरू हो गई है। किसान अपनी फसल को लेकर मंडियों में पहुंच रहे हैं। प्रदेश सरकार ने बाजरे की फसल पर 600 रुपए प्रति क्विंटल मूल्य भावांतर भरपाई योजना के तहत दिया है।
वहीं फसलों की खरीद के लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा के तहत ऑनलाइन पंजीकरण के बाद किसान आसानी से अपनी फसल बेच पा रहे हैं। वहीं किसान नरेंद्र ने बताया कि बारिश ज्यादा होने के कारण कपास कम हुआ है, लेकिन 7,000 रुपए प्रति क्विंटल तक कपास की खरीद होने के चलते वो काफी खुश हैं। वहीं बाजरे की खरीद को लेकर किसानों ने भावांतर भरपाई योजना के तहत 600 रुपए प्रति क्विंटल दिए जाने का स्वागत किया। डेंगू के बढ़ते मामलों को देखते हुए अंबाला शहर में स्वास्थ्य विभाग द्वारा निरीक्षण किया जा रहा है। टीम द्वारा लार्वा के लक्षण पाए जाने पर उन्हें केमिकल्स और स्प्रे द्वारा नष्ट किया जा रहा है। वहीं झज्जर में बिजली कर्मचारी यूनियन के कर्मचारियों ने बिजली मुख्यालय पर राइट टू सर्विस कमीशन कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कर्मचारियों ने राइट टू सर्विस कमीशन के कानून में संशोधन को रद्द करने की मांग की है। इस दौरान कर्मचारियों ने कहा कि इस कानून से पूरा दबाव कर्मचारियों पर रहेगा और अधिकारियों की जिम्मेवारी समाप्त हो जाएगी। वहीं कर्मचारियों ने बताया कि 2005 से पहले विभाग के कानून में प्रावधान था कि अगर काम करते वक्त किसी कर्मचारी की आकस्मिक मौत हो जाती है तो उसके परिवार के भरण पोषण के लिए विभाग द्वारा सहायता दी जाती थी और परिवार में एक नौकरी दी जाती थी, जो कि खत्म कर दी गई है। वहीं भुना के पेट्रोल पंप पर लूट और तोड़फोड़ के मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को चंडीगढ़ से गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि दोनों आरोपी भुना के रहने वाले हैं। आरोपियों ने बीते दिनों भुना में एक पेट्रोल पंप पर लूट की वारदात को अंजाम दिया था। यमुनानगर में पुलिस द्वारा नशा मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है। एसपी कमलदीप गोयल ने समाज सेवी संस्थाओं के साथ मिलकर इस अभियान की शुरुआत की है। इस मुहिम में 40 वॉलंटियर को जोड़ा गया है, जिन्हें डॉक्टर्स के द्वारा ट्रेनिंग दी जाएगी। इन्हें बताया जाएगा कि नशा पीड़ितों से कैसे बात करनी है। वहीं नगर निगम कमिश्नर यशपाल यादव ने बुधवार को बल्लभगढ़ निगम कार्यालय का औचक निरीक्षण किया, जहां उनको कई खामियां दिखाई दी। इस दौरान कमिश्नर यशपाल यादव ने कहा कि नगर निगम लोगों को सुविधा देने के लिए है। यदि कोई व्यक्ति शिकायत करता है तो उस पर तुरंत सुधार किया जाए। वहीं अंबाला के सरकारी स्कूलों के जर्जर कमरों की फाइलें 2 वर्ष से सरकारी दफ्तरों में धूल फांक रही है। शिक्षा और पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा अब तक इन कमरों को कंडम घोषित नहीं किया गया है। हाल ही में अंबाला के शाहपुर स्थित सरकारी स्कूल में एक कमरे की छत गिर गई, जिसके बाद शिक्षा और पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा एक सर्वे कराया गया, जिसमें 83 स्कूलों के 243 कमरों की हालत जर्जर पाई गई। शिक्षा अधिकारी ने बताया कि अभी तक पीडब्ल्यूडी की रिपोर्ट के आधार पर अभी तक 33 जूनियर सीनियर सेकेंडरी स्कूलों के 117 कमरे और प्राइमरी विंग के 30 स्कूलों 58 कमरों को कंडम घोषित किया जा चुका है। वहीं करनाल के बैंक ऑफ बड़ौदा में हथियारों के बल पर लाखों की लूट करने का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि बदमाश स्टाफ को बंधक बनाकर करीब 20 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। वहीं लोक निर्माण विभाग द्वारा करोड़ों रुपए की लागत से गांव शकरपुरा से चांदपुरा और मुस्साखेड़ा तक सड़क का निर्माण करवाया जा रहा है। ठेकेदार द्वारा सड़क निर्माण में घटिया मटेरियल का प्रयोग किया जा रहा है, यह आरोप लोगों ने लगाया। वहीं ग्रामीण जसबीर सिंह ने बताया कि ठेकेदार द्वारा मिट्टी के ऊपर बारीक बजरी डालकर सड़क बनाने का कार्य किया जा रहा है, लेकिन प्रशासन कोई एक्शन लेने को तैयार नहीं है। वहीं लोक निर्माण विभाग के जेई बलबीर सिंह ने बताया कि बारिश के चलते दिक्कत आई है, ठेकेदार द्वारा गलती की गई है, उसको ठीक करवाया जाएगा।
वहीं गोहाना में बेसहारा पशुओं के चलते लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। बताया जा रहा है कि गोहाना की सड़कों पर करीब 250 से 300 पशु घूम रहे थे, जिसके चलते आए दिन सड़क हादसे हो रहे थे। वहीं आपको बता दें कि लोगों को हो रही परेशानी को देखते हुए गोहाना के एसडीएम आशीष ने गौशाला संचालकों के साथ बैठक की है और शहर की सड़कों को कैटल फ्री करने में सहयोग भी मांगा है। इस दौरान गौशाला संचालक 10-10 गाय और बछड़े लेने के लिए तैयार हो गए हैं, लेकिन नंदी को लेने से इनकार कर दिया। बताया जा रहा है कि पिछले दिनों नगर परिषद ने एक एजेंसी से पशु पकड़ने का कार्य शुरू करवाया था। एजेंसी ने करीब 72 पशु पकड़े थे। वहीं यमुनानगर में बुधवार को एक नाबालिग बच्ची को बचाने के चक्कर में एक ऑटो चालक ने अपनी जान गंवा दी। बताया जा रहा है कि एक नाबालिग बच्ची ने पश्चिमी यमुना नहर में के पुल से छलांग लगाकर अपनी जान दे दी, जिसको बचाने के लिए युवक ने नहर में छलांग लगा दी थी और नहर में डूब गया। वहीं दोहरे हत्याकांड मामले में कार्रवाई नहीं होने पर मृतक के परिजनों ने जाखल भुना मार्ग पर जाम लगाकर अपना विरोध जाहिर किया। परिजनों का कहना है कि आरोपियों को अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। वहीं रोहतक की सीएम फ्लाइंग ने गुप्त सूचना के आधार पर मंगलवार को एसडीएम कार्यालय में छापा मारा, जहां वाहन रजिस्ट्रेशन के नाम पर चल रहे फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ। वहीं मुख्यमंत्री उड़न दस्ते के जांच अधिकारी कर्मवीर ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर एसडीएम कार्यालय में छापा मारा गया, जहां गलत रजिस्ट्रेशन करवाए हुए दूसरे राज्य के 3 वाहन जब्त किए गए। वहीं सीकरी प्याला रोड पर ऑयल टैंकर का काम करने वाले 3 लोग मंगलवार को आग में झुलस गए। बताया जा रहा है कि टैंकर में बचे हुए तेल में लगी आग के चलते यह दुर्घटना हुई। घटना के बाद आग से झुलसे लोगों को बल्लभगढ़ के सिविल अस्पताल लाया गया, जहां इमरजेंसी वार्ड के डॉक्टरों ने घायलों को प्राथमिक उपचार दिया और घायलों की नाजुक हालत को देखते हुए उन्हें आगे के लिए रेफर किया। वहीं अस्पताल के डॉक्टर रवि लांबा ने बताया कि इन झुलसे हुए लोगों में से एक व्यक्ति की हालत ज्यादा गंभीर है। उन्होंने बताया कि तीनों लोगों को आगे के लिए रेफर किया गया है ताकि उन्हें बेहतर उपचार मिल सके। वहीं करनाल में अराईपुरा चौक के पास हरियाणा रोडवेज की एक तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर ट्रैक्टर से जा टकराई, जिसके बाद सड़क पर लंबा जाम लग गया। लोगों ने बताया कि ड्राइवर की जल्दबाजी की वजह से यह हादसा हुआ। वहीं हांसी में फ्लिपकार्ट कंपनी के डिलीवरी बॉय पर चाकू से हमला कर सामान और बाइक लेकर बदमाश फरार हो गए। वहीं इस हमले में घायल हुए डिलीवरी बॉय को इलाज के लिए हांसी के सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसकी गंभीर हालत को देखते हुए हिसार रेफर किया गया है। हरियाणा में ड्रग्स का कारोबार करने वाले माफियाओं पर नकेल कसने के लिए विभाग द्वारा डॉग स्क्वाड टीम का सहारा लेकर मुख्य राजमार्गों पर बने होटल, ढाबों और ट्रकों की तलाशी लेने का अभियान चलाया जा रहा है। बल्लभगढ़ में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी को जहरीला पदार्थ खिला दिया, जिसके बाद महिला को गंभीर अवस्था में एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। महिला का आरोप है कि दहेज के लालच में उसका पति उसे शादी के बाद से ही प्रताड़ित कर रहा है, जिसके कारण महिला अपने मायके में रह रही थी। वहीं महिला का पति मौका पाकर अपने एक साथी के साथ उसके घर में घुस गया और महिला को जबरन जहरीला पदार्थ खिलाकर मौके से फरार हो गया।
वहीं करनाल में 3 बदमाशों ने बैंक ऑफ बड़ौदा के स्टाफ को हथियारों के बल पर बंधक बनाकर करीब 20 लाख रुपए लूट लिए। नकाबपोश बदमाश लूट के बाद फरार होने से पहले बैंक के बाहर फायरिंग भी कर गए। गनीमत रही कि गोली किसी को नहीं लगी, लेकिन दहशत फैल गई। सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक गंगाराम पुनिया भी मौके पर पहुंचे तो वारदात की जांच शुरू की। बदमाशों की तलाश के लिए 4 टीमें लगाई गई हैं, लेकिन सुराग नहीं मिल पाया। आगरा कैनाल नहर की पटरी के पास एक अज्ञात युवक का शव अधजली अवस्था में पड़ा मिला, जिसकी सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भिजवा दिया गया। वहीं करनाल में 10वीं कक्षा के छात्र का शव रेलवे ट्रैक पर कटा हुआ मिला। शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवा दिया गया। सुपरफास्ट